हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी इंडियन पॉलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, डॉक्ट्राइन्स जो है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, देखिए आर्टिकल बेस्ड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, जहां से आप सीधा आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल पढ़ने से आपको उसकी डेप्थ नॉलेज नहीं हो सकती, तो you have to go through about the background of that particular article। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी की। अगर अभी तक आप चैनल पर नए आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम मैक्सिमम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आर्टिकल 13 में इससे पहले हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी, सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई, हमें क्यों जरूरत पड़ी, वाई वी नीड दिस डॉक्ट्राइन। आप कह रहे हैं कि पार्ट 3 जो आपका है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है और इसको हमने मैग्ना कार्टा कहा था। हम बोले कि ये मैग्ना कार्टा, इट मीन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर द गारंटीड राइट्स एंड देयर इज एन ऑब्लिगेशन ओवर द स्टेट टू गिव दोज राइट्स। जब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर किया था तो हमने बात की थी कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई पर्सन स्टेट को रिलीज नहीं कर सकता उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से। दिस इज द बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट, यानी कि फंडामेंटल राइट से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 13 को इसका एक प्रोटेक्टर बना दिया गया और आर्टिकल 13 ने कहा कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में अगर कोई भी आप लॉ लेकर आएंगे, स्टैट्यूट लेकर आएंगे, तो हम उसको वॉइड बना देंगे। वॉइड कौन कर देगा? देयर विल बी कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर एक जुडिशियल रिव्यू की बात यहां से आनी शुरू हुई और यहीं पे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे उनके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स आया और फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी भी आया, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर भी काम करेगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी है क्या। व्हेन सम पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट, जब किसी भी स्टैट्यूट का कोई पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफेंड्स और इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन क्या है कि कोई भी स्टैट्यूट फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के कंट्रावेंशन में नहीं हो सकता, उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। वो उसको इन्फ्रिंज करता है, बट दैट प्रोविजन इज सीवरेबल। इस वर्ड को ध्यान से समझिए, यानी कि मान लीजिए भाई आपके घर में 5 चीजें रखी हैं और ये चीज वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो आपके काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें आपकी ऐसे कैसे यूज होती रहेंगी, क्योंकि क्या है, सीवरेबल है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट। तो उस केस में ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट, मान लीजिए किसी में 150 सेक्शन का कोई स्टैट्यूट पास किया लेजिस्लेशन ने, अब उसमें से सेक्शन नंबर हम मान लेते हैं 130, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। अगर मैं 130 को निकाल दूं तो ये क्या होगा, बाकी का जो एक्ट बचेगा वो आपका वैलिड रहेगा। ओनली दिस पोर्शन बिकम वॉइड एंड नॉट द इंटायर स्टैट्यूट, पूरा का पूरा कानून वॉइड नहीं होगा। इसीलिए से इस वर्ड की वजह से दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं कि उससे आप सेपरेट कर सकते हैं। बट एक सिचुएशन आती है, समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो वैलिड और इनवैलिड पार्ट्स है ना, दे आर क्लोजली मिक्स्ड अप। वो इतने ज्यादा क्लोजली मिक्स्ड अप होते हैं कि अगर मैं एक चीज को निकाल दूं तो भी बाकी पूरा का जो है वो काम नहीं करेगा। तो इन दैट कंडीशन, व्हेन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, उसको हम स्टैट्यूट से नहीं निकाल सकते। सेक्शन 130 निकाला तो बाकी स्टैट्यूट का मतलब ही नहीं रहेगा। वहां पे कोर्ट को क्या देखना होता है, वहां लेजिस्लेशन की इंटेंशन देखनी है कि लेजिस्लेशन ने जो एक्ट पास किया है वहां उसकी इंटेंशन क्या थी, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को लेके, उस एक्ट को लेके।
और अगर ऐसा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन सच केस द होल एक्ट हेल्ड टू बी वॉइड, पूरा का पूरा कानून आपका वॉइड हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे किसी प्रोविजन को जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के कंट्रावेंशन में है उसको अलाउ नहीं कर सकते। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर आर्टिकल 13। यही हमारे आर्टिकल 13 की ब्यूटी है। अब कोर्ट ने इसको कहां यूज किया? पहली बार हमारे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच.जे. कानिया साहब, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस डॉक्ट्राइन में। एंड इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, क्यों क्वेश्चन क्या आ रहा था कि वेदर होल एक्ट शुड बी डिक्लेयर वॉइड और ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स, आप उसको करोगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो किसको करेंगे? अब इसको करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट डिवाइज्ड दिस डॉक्ट्राइन। अब कौन से केस में किया उसका भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप एक बार आ जाइए आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कोई भी ऐसे कानून जो आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। अब जो हमने पिछले में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में बात की थी, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में क्या हो रहा था कि वहां पे उस एक्ट के उस प्रोविजन को वो क्या कर रहा था, सिर्फ एक टाइम पीरियड डेड कर रहा था जब तक वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, 26 जनवरी 1950 से पहले की बात कर रहा है, in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency, to the extent वर्ड को पढ़िएगा, यानी कि जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है उतने वो वाइड हो जाएंगे। अभी सब आर्टिकल 2 पे आते हैं। यहां भी ये कहता है कि एनी लॉ मेड इन contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void, कि भाई जहां तक उसका कंट्रावेंशन है वहां तक वो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे जो है आर्टिकल 13 में ये डॉक्ट्राइन कह दिया कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन किसी स्टैट्यूट का इन्फ्रिंज करता है, वोलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को, और अगर वो प्रोविजन उस पर्टिकुलर एक्ट से सिवरेबल है, we can separate that from the rest of the statute, तो only that provision will be declared void by the court, not the entire statute। पूरे statute को नहीं करेंगे हम। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी है। अब आता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 1950 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, उसके बाद बहुत सारी कंट्रावेंशन आने लगी, क्योंकि देखिए हमारे पास सब जो एक्ट थे वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे। तो उस वक्त इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सो दैट एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और जो लॉ स्टैट्यूट पास हो रखे थे उनके बीच में। और इसके लिए A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री H.J. कानिया साहब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे। इन्होंने ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी है इसको डिवाइस किया इन दिस पर्टिकुलर केस, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उस वक्त आर्टिकल 19 आपको डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स देता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक 1950 पास हुआ और उसका एक सेक्शन 14 था। इस सेक्शन 14 में क्या कहा गया कि ये भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे काने साहब का जो स्टेटमेंट वहां पे था कि कोर्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 19 के 1 के साथ। आर्टिकल 19(1) में आप जी में पॉइंट जी पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि भाई किसी की फ्रीडम आप ऐसे नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने क्या किया कि स्ट्राइकिंग डाउन द सेक्शन 14 विल नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, कि अगर हम सेक्शन 14 को निकाल देंगे तो क्या पूरे एक्ट का जो एक्चुअल वो है
ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। Thus only the imposed provision will be struck down, not the act as a whole। तो पूरा एक्ट जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उस एक्ट को वॉइड नहीं किया गया, सिर्फ सेक्शन 14 उसमें से निकाल दिया गया। एंड दिस इज द केस वेयर सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी, सेपरेटेबिलिटी। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दूसरा केस हम रिसेंट 1993 का बात करते हैं, खीतो होलान वर्सेस जाचिलू 1993, सुप्रीम कोर्ट 412। इसको 1992 भी बोला था, 1992 में फाइल हुआ था। ये हुआ क्या यहाँ पे कि 52nd अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 52nd अमेंडमेंट हुआ, ये कब किया गया? 1985 में। हुआ क्या था कि पार्टीज में जो आपका लेजिस्लेशन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, लोग दल बदल लेते थे। दल बदलू नेता तभी भी थे, आज भी हैं, मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत थी। एंड दिस 52nd अमेंडमेंट 1985 ब्रिंग्स दी 10th शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 10th शेड्यूल क्या कहता था कि एक तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ था। इस एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए क्या हुआ कि इसके खिलाफ एक केस आया 1993 में, और यहां पे कोर्ट ने क्या पाया कि जो सेक्शन आपका 10th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई इस केस में 10th शेड्यूल की, और यहां पे कोर्ट ने क्या पाया कि भाई वैलिड तो है आपका जो 10th शेड्यूल है, ये दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बट एक्सेप्ट दी पैरा 7। पैरा 7 नहीं है भाई। पैरा 7 में कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बार करने की बात कही गई थी। तो कोर्ट ने कह दिया कि पैरा 7 जो है वो डिक्लेयर किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिवरेबल फ्रॉम द 10th शेड्यूल। आप 10th शेड्यूल खोल के देखिए अपने बेर एक्ट में, 7th पैरा के ऊपर स्टार लगा होगा और नीचे केस का नाम भी दिया गया होगा, यानी कि पैरा 7 आपका वॉइड है, लेकिन पूरा 10th शेड्यूल वॉइड नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या है? यही आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी है, सेपरेटेबिलिटी है, कि जो वॉइड है, इनकंसिस्टेंट है, इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको क्या करेंगे? सिवरेबल, सेपरेट कर देंगे, निकाल देंगे उस एक्ट से, बाकी एक्ट आपका काम करेगा। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप अपने सजेशंस, अपनी एडवाइस मुझे मेल कर सकते हैं। आप एमके लीगल शिक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे हमें ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। और टेलीग्राम चैनल पे कई बार हम लोग गूगल मीट के थ्रू क्लास करते हैं, तो आप चैनल पे रहेंगे तो आपको टाइमिंग पता रहेगी। कभी कभी लाइव क्लास में भी हम एक दूसरे से डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं उस पे। तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज आपकी कमेंट्स एक मोटिवेशनल फैक्टर रहती हैं। इंप्रूवमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है हमारे लिए कि हम क्या इंप्रूवमेंट हमें करना चाहिए। सो प्लीज ऑलवेज बी इन टच विद एमके लीगल शिक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।